नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के लिए। स्कूल जाना मतलब टॉपिक है हमारा पहला, स्कूल जाना कैसे कहाँ पे स्कूल जाया जाता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं असम में अगर लड़के स्कूल जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, लड़के असम में स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बांस और रस्सी के पुल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। उस नदी के कारण हमेशा वहाँ पे बाढ़ आते रहता है, जिस कारण वहाँ पे पुल, बांस का पुल ज़्यादा दिखता है। एक ट्रॉली होता है, ट्रॉली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख में किया जाता है। वो भी पुल के समान ही होता है, उसको लद्दाख में, लेह लद्दाख में यूज किया जाता है। उसके आगे देखिए सीमेंट पुल। यहाँ पे सीमेंट पुल सामान्यतः समतल क्षेत्र या पानी के ऊपर बनाया जाता है, जैसे हम लोग को बिहार में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है, दिल्ली में मिलता है। यहाँ पे समतल ज़मीन होता है तो यहाँ पे बार बार नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट का पुल इस्तेमाल किया जाता है। आपसे ईवीएस का क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे, कहाँ पे किस प्रकार का पुल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पूछेगा कि बांस के पुल का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि असम में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉली का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना होगा लद्दाख में इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट पुल का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि ये समतल या पानी के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे देखिए, यहाँ पे बल्लम लकड़ी की छोटी नाव होती है, जो केरल में इस्तेमाल किया जाता है। नदी पार करने के लिए लड़के या लड़कियाँ जो भी स्कूल जाते हैं वो लकड़ी के नाव में जाते हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थान में, राजस्थान के क्षेत्रों में ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर रेत अधिक होता है और ऊँट को रेत का जहाज़ कहा जाता है, इसलिए यहाँ के क्षेत्र में, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ के क्षेत्र में लड़के और जो भी स्कूल जाता है या कोई सामान ढोने के लिए भी ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा कौन टॉपिक है। आगे हमारा है बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों में, गांव में आप देखे होंगे बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है घूमने के लिए। जहाँ पे रास्ते पथरीले होते हैं, असमान होते हैं, पहाड़ होता है, जैसे उत्तराखंड में देखने को मिलता है, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे रास्ते एक समान नहीं होते हैं। उसके आगे आ जाएंगे तो पक्षी के बारे में दिखाया गया। देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ये दिखा दिए हम आपको, इसके बारे में बता दिए। अब ये देखिए, ज़्यादातर पक्षी की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे हम लोग गौरैया का देख लेंगे, दोनों साइड में उनकी आँख होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं, यानी बाएं साइड की आँख से दूसरा कुछ देखेगा, दाहिने साइड की आँख से वह दूसरा कुछ देख सकता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, यहाँ पे देखिए, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आँख एक ही चीज़ पर फोकस करती है। अगर दोनों आँख से वो सामने देखेगा तो दोनों आँख से एक ही जगह देख रहा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है ईवीएस में, कल हम आप लोगों को क्वेश्चन कभी कराएंगे। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए अगला दिखाते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें, यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ नहीं घूम सकती, इसलिए वो पूरा अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आप लोग गाँव में देखे हुए गौरैया को, या कोई भी पक्षी है, गर्दन घुमा के ही पीछे देखता है, आगे देखता है। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। अगर सामने पक्षी देख रहा है तो उसको लगता है कि एक चीज़ कितना दूर है और कितना करीब है, उसको तब उसका आभास होता है। आगे आइए, और जब अलग अलग चीज़ें पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है, यानी दो साइड में देखेगा, बाएं साइड की आँख से इधर देखेगा, दाहिने साइड की आँख से दाहिनी तरफ देखेगा, तो अधिक दूर तक देख सकता है। यहाँ पे देखिए नीचे वाला, एक मिनट, इसको देखिए, चील हो गया, देखिए चील हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, जैसे पक्षी ये हैं जो हमसे 4 गुना अधिक ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। नदी में अगर मछली तैर रही है तो चील आसमान में से ही देख लेता है उसको, तो इसकी आंखें मनुष्य की आंख से 4 गुना ज़्यादा अधिक देख सकता है। आगे आइए, जो चीज़, यहाँ पे देखिए, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देता है, पक्षी वही चीज़ 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। वही जो हम लोग आपको उदाहरण दिए ना चील का, उसी का उदाहरण ये भी हम बता रहे हैं। उसके आगे देखिए, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान होते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से पक्षी सुनते हैं। पक्षी के कान देखे हुएगा काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ये उतने बड़े नहीं होते हैं। आगे देखिए, छिपकली के बीच छोटे कान, छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन छिपकली का कान भी उतना बड़ा नहीं होता है। आप लोग देखे हुएगा, छिपकली भी छोटा छोटा कान होता है, आपको मतलब देखने से नहीं पता चलेगा, जैसे सांप का कान होता है। ठीक है, आगे देखिए,
वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही और वीडियो भी बनाते रहेंगे। लाइक कीजिएगा, लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मगरमच्छ के भी छोटे कान जैसे छेद होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं देख पाते हैं। आपको लगता होगा कि मगरमच्छ का कान नहीं होता, लेकिन नहीं, उनका भी कान होता है और वो कान हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, जानवरों पर अलग अलग पैटर्न की उनकी त्वचा पर बाल के कारण उनके होते हैं। जैसे आप लोग जेबरा देखे होइएगा। अब आपको लगता होगा कि जो पेंटिंग किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं बनता। अगर जानवर के शरीर पर बाल नहीं है तो उनके शरीर पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। ये आपको सीटेड का 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर पर बाल क्यों होते हैं और पैटर्न किस कारण बनता है। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा कि उनके बाल के कारण। आगे नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए, कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। जिनका कान होता है उनके ही शरीर पर बाल होते हैं। शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले अंडा देते हैं, यानी जिनका कान शरीर के बाहर निकले होता है वो अंडा देते हैं। यहाँ पे नीचे सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड मुखिया बन जाती हैं। हाथी के बारे में आपको बताते हैं। जो हाथी होती है, हाथी में जो मादा हाथी होती है वही झुंड की मुखिया हाथी कहलाती है। यहाँ पे नीचे देखिए, झुंड में, एक मिनट इसको देखिए, हाँ, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते। वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। जो नर हाथी होते हैं वो मादा हाथी के साथ नहीं रहते हैं, और जो 15 साल के होते हैं तो अपना झुंड छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। एक अगर बड़ा हाथी है तो एक दिन में 100 किलो पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। यहाँ पे नीचे देखिए, हाथी दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं। अगर पूछेगा आपसे, सीटेट के एग्जाम में कितना बार पूछा है क्वेश्चन कि हाथी दिन में कितनी बार सोते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से मात्र 4 घंटा। अगला क्वेश्चन पूछेगा, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना पत्तियाँ और टहनियाँ खा सकता है, तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा 100 किलो तक। और उसके आगे पूछेगा, कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। हाथी अधिकतर देखे हुइएगा कि वो कीचड़ में ही खेलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाथी को कीचड़ से बहुत ठंडा महसूस होता है, इसलिए वो ठंडा में खेलना पसंद करता है। हाथी के जो कान होता है बड़े बड़े, हाथी के कान जो होते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं और खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फरफराते हैं। देखिएगा जब ज़्यादा गर्मी लगता है तो हाथी अपने कानों को फरफराते हैं, उनसे उनको हवा पहुंचता है, जिससे उनको काफ़ी राहत मिलता है गर्मी के दिनों में। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी ही और बच्चे होते हैं। आपको मैंने बताया ना पहले, 10 से 15 साल के जब मादा नर हाथी हो जाते हैं तो वो लोग झुंड छोड़ देते हैं। अब आपको एक राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, खेजरी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। खेजरी क्यों प्रसिद्ध है? खेजरी का एक पेड़ है वहाँ पे। देखिए, लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों ने इस पेड़ को बचाया था, इस गांव को भी बचाया था। खेजरी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा, एक खिलाड़ी है, इसका नाम है रवि बिश्नोई। आपको याद है, जो राजस्थान से पहले खेलता था, वहीं रवि बिश्नोई के गाँव वाला एक कहानी है। ये लोग बिश्नोई कहते हैं। इन लोग का घर खेजरी गांव में है, जो राजस्थान के इलाके में पड़ता है। खेजरी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना भी बड़ा हो सकता है। राजस्थान में तो ज़्यादा बालू वाले होते हैं, इसलिए वहाँ का पेड़ जो है वो ऐसे ही बड़ा हो जाता है, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए, यह फलियाँ देता है और कीड़ों से प्रभावित भी नहीं होता है, यानी इस पेड़ में कीड़ा भी नहीं लगते हैं। उसके नीचे आप लोग को दिखाते हैं एक बिहार का गाँव, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। ये देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा नामक गांव है। एक बार सीटेट में पूछा था ईवीएस में कि बोचाचा नामक गांव कहाँ पे है, तो आपको बता देना है कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। यहाँ नीचे देखिए, मधुमक्खी के बारे में आपको बताते हैं। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपना अंडा देती हैं। देख रहे हैं, पूछेगा कि मधुमक्खी अपना अंडा कब देती है, तो इसका आंसर दे दीजिएगा अक्टूबर से दिसंबर तक। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। 1 मिनट, ये हो गया। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक मधुमक्खी अपने छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है। जो रानी मधुमक्खी होती है वही अंडा देती है, बाकी सब जो मधुमक्खी है नीचे दिखाते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए, छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं। छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खी होते हैं। छत्ते में अधिकांशतः मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं
अधिकांशतः मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं और एक नर जो मेन होती है मादा, वहीं बच्चे देने का या अंडे देने का काम करती है। या फिर नीचे आ जाइए, देखिए श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। अब हमने आपको बताया मादा मधुमक्खी जो होती हैं वहीं ही काम करती है, बाकी सबको काम नहीं करना होता, सब घूमते रहते हैं। अब ट्रेन के बारे में आपको बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे देखिए, हाँ, ट्रेन कच्छ गुजरात के गांधी धाम से शुरू होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे देखिए गुजरात के खाना के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो गुजरात का खाना ढोकला हो गया, चटनी हो गया, नींबू हो गया, चावल हो गया, या मिठाई के साथ गुजरात में लोग खाना खाना पसंद करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था सीटेड में कि यहाँ पे ये वाला देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन आया था कि मडगांव जो है ये कहाँ पे है, ये वाला। तो इसका आंसर है गोवा में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। गोवा से केरल तक का मार्ग में 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। अगर गोवा से आपको केरल तक जाना होगा तो इसमें कम से कम 2000 पुल हैं और 92 सुरंगें हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके नीचे आइएगा, कोझिकोड कहाँ पे है? कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है, इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को याद होगा, एक हम आपको दूसरा चीज़ बताते हैं। 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसका स्वागत कालीकट के तट पर जमोरिन नामक शासक ने किया था। इससे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी मजबूत हो जाएगा। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आपको और दिखाते हैं। ये देखें, गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। यानी गुजरात से केरल जाने में ट्रेन को बीच में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक की दूरी तय करनी पड़ती है। आगे देखिए, बस इतना ही था आज का वीडियो। और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।